ड्रामा स्टार्ट होता है और हम शाओशी को देखते हैं जो कि इस समय 9 हेवन फेरी लैंड में होती है और अपनी तपस्या कर रही होती है ताकि वो 9 हेवन फेरी लैंड की एक अमर फेरी बन सके। इसलिए उसने अब तक 3000 से भी ज्यादा कठिन रास्तों को पार किया होता है और इस समय वो ध्यान लगा रही होती है। लेकिन तभी उसके ध्यान को भंग करने के लिए ग्रीन स्नेक, मॉन्स्टर, फ्लेम बर्ड आते हैं और उसकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शाओशी इनके किसी भी छलावे में नहीं आती है और अपनी तपस्या कंटिन्यू रखती है। ये सारी चीजें शाओशी के मास्टर ऊपर से देख रहे होते हैं और जब शाओशी का तपस्या पूरा हो जाता है तब वो अपने मास्टर के पास जाती है और अगले रास्ते के बारे में पूछती है। मास्टर बताते हैं कि अब तुम्हें 9 हेवन फेरी लैंड की एक अमर फेरी बनने के लिए सिर्फ एक आखिरी रास्ता पूरा करना होगा जो कि काफी अलग है। शाओशी कहती है कि मास्टर आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं सारे रास्ते आसानी से पार कर लूंगी, बस आप मुझे ये बताओ कि मुझे कौन सा परीक्षा कहाँ पे देना है। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें अपना आखिरी परीक्षा नश्वर संसार में जाकर देना होगा। इतना कहने के बाद वो नश्वर संसार की एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे नश्वर संसार की बॉडी है, तुम्हें नश्वर संसार में 3 दिनों तक रहना होगा और आखिरी दिन स्वर्ग से नश्वर संसार में 9वां औकलाक गरजने वाले बादल जाएंगे जिससे तुम्हें बचना होगा। अगर तुम बच जाती हो तो तुम 9 हेवन फेरी लैंड की एक अमर फेरी बन जाओगी, लेकिन अगर तुम उससे हार जाती हो तो तुम यहाँ पे दोबारा कभी नहीं आ सकती हो, तुम्हें आखिर तक उसी बॉडी में रहना होगा। ये सुनकर तो शाओशी को काफी ज्यादा इजी लगता है, इसलिए वो बिना अपने मास्टर की पूरी बात सुने नश्वर संसार की तरफ मतलब की रियल वर्ल्ड की तरफ निकल जाती है। मास्टर ये देखकर अपने मन में कहते हैं कि तुमने नश्वर संसार को ठीक से जाना नहीं है, जब तुम उसे जानोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि नश्वर संसार कैसी जगह है। दूसरी तरफ हम रियल वर्ल्ड की शाओशी को देखते हैं जो कि इस समय तक मर गई होती है, इसलिए डॉक्टर बाहर जाकर उसके डैड चैन को बताते हैं कि हम आपकी बच्ची को बचा नहीं पाए। ये सुनकर चैन कहता है कि डॉक्टर आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरी बच्ची को बचा लोगे, बस मुझे 1 मिलियन तक का इंतजाम करना होगा। मैंने किसी भी तरीके से करके 1 मिलियन का इंतजाम कर लिया और सर्जरी से पहले मैंने पैसे जमा कर दिए थे, तो फिर आप मेरी बच्ची को कैसे नहीं बचा पाए। ये सुनकर तो डॉक्टर से कहता है कि अगर मैं पहले ही बता देता कि मैं तुम्हारी बच्ची को बचा नहीं सकता हूँ तो क्या तुम 1 मिलियन लाते। ये सुनकर तो चैन को काफी गुस्सा आता है और वो डॉक्टर को पीटने वाला होता है, तब वो उसे डरता नहीं है, उससे कहता है कि पीटो पीटो, क्या तुम मुझे पीट सकते हो, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं यहाँ पे पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल का हवा खिला दूंगा, वैसे भी पैसे तुम दोबारा भी कमा सकते हो, इस तरीके से ओवर हिट मत करो। तभी फेरी शाओशी की सोल शाओशी की बॉडी में आ जाती है और वो जिंदा हो जाती है और बाहर की आवाज सुनने पे वो बाहर आकर सबको डांट लगाती है कि आखिर इतनी तेज आवाज क्यों आ रही है। डॉक्टर तो शाओशी को इस तरीके से जिंदा देकर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है, लेकिन डैड उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये सुनकर शाओशी कहती है कि अच्छा तो ये मेरी इस दुनिया की डैड है, लेकिन ये अपना इमोशंस को किस तरीके से दिखा रहे हैं, मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। तभी चैन अपनी बेटी से कहता है कि बेटी तुम काफी समय से कोमा में हो, तुम्हें तो भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी खाने की चीजें लाता हूँ। ये सुनकर स्वांसी कहती है कि मुझे भूख नहीं लगती है क्योंकि मैं एक फेरी हूँ, लेकिन तभी उसकी बॉडी से आवाज आने लगती है। चैन कहता है कि मुझे पता है कि मेरी छोटी सी लिटिल प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा भूखी है, इसलिए चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ। जब शाओशी इस दुनिया का खाना खाती है तब उसे इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो बहुत सारा खाना एक बार में खा लेती है, जिसे देखकर चैन कहता है कि आराम से खाओ, यहाँ पे तुमसे कोई कंपटीशन नहीं कर रहा है। इस सुनकर स्वांसी चैन से कहती है कि मैं आपको डैड बुला रही हूँ, लेकिन मैं एक फेरी हूँ, इसलिए आप मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से मत रहो क्योंकि मैं यहाँ पे किसी काम के वजह से आई हूँ और 3 दिन के बाद मैं अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊंगी। ये सुनकर चैन इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और इसे ऐसा लगता है कि बच्ची है इसलिए ऐसी वैसी बातें कर रही है। तभी हम इस फूड स्टॉल के दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे ब्रदर उल्फ नाम का एक पर्सन बैठा होता है और जो कि इस फूड स्टॉल की बॉस सॉन्ग को बुरी नजरों से देखने लगता है और उसके बाद वो अपने पास से एक नकली कॉकरोच निकालकर अपनी प्लेट में रख देता है और उसके बाद वो तमाशा क्रिएट करने लगता है। ये देखकर सॉन्ग उसके पास आती है और उसे पूछती है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे खाने के अंदर से हमें क्या मिला, क्या तुम हमें जान से मारना चाहती हो, इस तरीके खाना खिलाकर हम पुलिस को अभी यहाँ पे बुलाते हैं और अगर तुम नहीं चाहती हो कि यहाँ पे पुलिस आए तो हमारा मनोरंजन करो और हमें डांस करके दिखाओ। सुनकर सॉन्ग उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे डांस करना नहीं आता, लेकिन वो लोग तो इसके साथ बदतमीजी ही करना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है तुम्हारे साथ कुछ मजे ही ले लेते हैं। ये सारी चीजें देखकर चैन को अच्छा नहीं लगता है और वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। तब वो लोग उसे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। तब वो उसे बताता है कि मेरा नाम चैन है, तो क्या तुम मेरा नाम बदल सकते हो, नहीं ना, इसलिए शांति से बैठो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर वो उसे धमकाना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि बाकी लोगों के साथ तुम भी बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें इतनी बुरी तरीके से मारेंगे ना कि तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ जाएगी, इसलिए शांति से यहाँ से खिसक लो। इतना कहने के बाद वो बोतल तोड़कर उन्हें डराने की कोशिश करने लगता है। शाओशी को भी ये सारी चीजें देखकर गुस्सा आने लगता है और वो अपने पास के चेयर को एक ही बार में इनके पास ऐसे फेंकती है कि वहाँ के रोड भी क्रैक हो जाते हैं। ये देखकर ब्रदर उल्फ कहता है कि किसकी हिम्मत हुई ऐसी हरकत करने की। तभी शाओशी वहाँ पे आती है और कहती है कि ये मैं थी और फिर वो उस चेयर पे पैर रख देती है और कहती है कि जरा इस चेयर को तो हटा के दिखाओ। ये सुनकर वहाँ पे एक पर्सन आता है और उसे हटा
हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस चेयर को हिला भी नहीं पाता है। फिर साउसी उसे धक्का देती है और वो दूर जाके गिरता है। ये देखकर ब्रदर वुल्फ को काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें एक ही उंगली में कुचल दूंगा। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ता है, लेकिन साउसी उसके उंगली को पकड़ के उसे तोड़ना स्टार्ट कर देती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगती है। ये देखकर चैन उसे पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई हो। साउसी कहती है कि मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक परी हूँ। ये सुनकर ब्रदर वुल्फ कहता है कि तुम परी हो, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। और फिर वो आगे आ जाता है फिर से, लेकिन साउसी उसे पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर देती है, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पाता है। इसके बाद चैन और साउसी दोनों ही मिलकर सभी गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देते हैं। अब तक ब्रदर वुल्फ काफी ज्यादा डर गया होता है, इसलिए वो उसे सॉरी बोलने लगता है। तब साउसी उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा डर गए हो, इसलिए चलो मैं तुम्हारे परिवार के पास तुम्हें बिना टिकट के ही भेज देती हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उसे ऐसे किक मारती है कि वो हवा में उड़ते वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसके बाद सॉन्ग सामने आकर चैन और साउसी दोनों से थैंक्स कहती है और फिर साउसी और सॉन्ग के बीच में थोड़े ही देर के अंदर काफी अच्छा बॉन्ड भी बन जाता है। इसलिए वो उसे कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हारी मदद की है, इसलिए क्या तुम उन्हें खाने पे नहीं ले जाओगी। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें खाने पे नहीं ले जाऊंगी। अब से तुम्हें जब भी खाने का मन करे तो तुम यहाँ पर आकर आराम से जितना चाहे उतना फ्री में खा सकते हो। ये सुनकर चैन कहता है कि तुम्हें मेरी बेटी की ज्यादा बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा नॉटी है। इसके बाद ये दोनों भी अपने बीच में इंट्रोडक्शन कर लेती हैं और फिर सभी यहाँ से चले जाते हैं। सॉन्ग भी अंदर जा ही रही होती है, तभी यहाँ पे बहुत सारी एक्सपेंसिव कार आ जाती है जिनके अंदर से बहुत सारे गार्ड्स भी निकलते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि सॉन्ग कोई फूड स्टॉल की मालकिन नहीं है, बल्कि वो तो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और वो यहाँ पे अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर की तरफ में आई होती है और शायद उसका परफेक्ट पार्टनर उसे मिल गया होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसके डैड की असिस्टेंट आती है और उसे बताती है कि आपके डैड चाहते हैं कि आप क्वीन फैमिली के बेटे सैन जिंग से शादी कर ले। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि जैसा लगा मैं अपने लिए चाह रही थी वैसा लगा मुझे मिल गया, इसलिए तुम डैड को जाकर बता दो कि मुझे उस लड़के से शादी नहीं करनी है। अगले सीन में हम चैन को देखते हैं जो कि अपना पुराना वेपन साफ कर रहा होता है। ये देखकर साउसी उसके पास आती है और पूछती है कि आप इस टूटे हुए वेपन को साफ क्यों कर रहे हो। तब चैन बताता है कि बेटा ये टूटा हुआ वेपन नहीं है, ये निशानी है इस बात की कि तुम्हारे पिताजी पास में लोगों की कितनी ज्यादा मदद किया करते थे। सुनकर साउसी कहती है कि आप हमेशा दूसरों के बारे में क्यों सोचते रहते हो। आज भी मैंने देखा कि वहाँ पे इतने सारे लोग थे लेकिन कोई भी उस लेडी की मदद करने के लिए आगे नहीं गया, लेकिन आप पहले उस लेडी की मदद करने के लिए आगे चले गए। अगर आपको वहाँ पे कुछ हो जाता तो। ये सुनकर चैन कहता है कि अगर हम इसी तरीके से सोचते रहेंगे तो हम दुनिया में किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी अगर ऐसे ही सोच हमारे कंट्री के फौजी भी रखने लगे तो क्या हमारे कंट्री का भला होगा। इसीलिए हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। सुनकर स्वांसी कहती है कि ठीक है, ऐसे ही दूसरे के बारे में सोचते रहो, मुझे क्या, वैसे भी तो मैं 3 दिन के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो घर के अंदर चली जाती है। ये सुनकर तो चैन को कुछ अजीब लगता है कि आखिर इसकी बच्ची बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही है। फिर वो इस पे ज्यादा ना सोचते हुए सो जाता है। अगले मॉर्निंग जब वो अपने घर की सफाई कर रहा होता है तभी यहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं चैन से पैसा लेने के लिए, इसलिए चैन बाहर आ जाता है और उन्हें कहता है कि आपसे तो मैंने कुछ टाइम पहले ही पैसे लिए था और मैंने आपको बताया था कि मैं 1 महीने के अंदर आपके पैसे लौटा दूंगा, तो आप इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हो। गुंडा कहता है कि मैं यहाँ पे अपने पूरे पैसे लेने के लिए नहीं, बस ब्याज लेने के लिए आया हूँ, इसलिए जल्दी से मुझे पैसे दे दो वरना मैं तुम्हारे घर के तोड़ दूंगा। ये सुनकर चैन कहता है कि ये कैसी दादागिरी है, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं तो मैं ब्याज कैसे आपको दे दूं। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन ये लोग तो बातें नहीं मानते हैं, ये घर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे स्वांसी आ जाती है और वो अपने मैजिक से इन्हें रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये लोग भी रुकते नहीं है। वो घर के तरफ गाड़ी को आगे बढ़ाने लगते हैं। ये देखकर चैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्वांसी इसमें बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपने डैड से कहती है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक फेरी हूँ और मेरे पास बहुत सारे मैजिकल पावर है, इन्हें तो मैं अच्छी तरीके से सबक सिखा दूंगी। ऐसा कहते हुए धीरे धीरे वो अपने मैजिक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। फिर वो उस पर्सन के साथ उसकी गाड़ी को भी हवा में उड़ा देती है। ये देखकर तो सभी काफी ज्यादा सरप्राइज हुए रहे होते हैं। तभी वो पर्सन आसमान से सीधा नीचे गिरता है और वहीं भी मर जाता है। ये देखकर सभी लोग सीसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सीसी के पास इतने सारे मैजिकल पावर्स होते हैं कि वो उन्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाना स्टार्ट कर देती है। वो उन्हें ऐसे डराती है कि सभी गुंडे एक ही बार में डर कर भाग जाते हैं, लेकिन एक गुंडा वहाँ से भागने का नाम नहीं लेता है। वो स्वांसी से फिर से लड़ने के लिए आगे आ जाता है। तब स्वांसी उसके हाथ की हड्डियां भी तोड़ देती है और उसके बाद बहुत ही बुरी तरीके से उसे मारती है। वो इसे इतना मारती है कि वो गुंडा उसे अपनी जान की भीख मांगने लगता है और उसे सॉरी बोलने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ अब कभी भी ऐसा करने के बारे में सोचूंगा नहीं। लेकिन स्वांसी उसे छोड़ती नहीं है, वो उसे जान से मारने ही वाली होती है। तभी चैन उसे रोक लेता है और उसे मना करता है कि वो उसके साथ इस तरीके से बिहेव ना करे। लेकिन स्वांसी तो बड़े ही गुस्से में होती है। वो इस गुंडे को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो किसी भी तरीके से इसे जान से मारना चाहती थी, लेकिन चैन उसे बार बार रोकता है और कहता है कि तुम इसे जान से नहीं मार सकती हो। ये देखकर स्वांसी को ऐसा लगता है कि चैन उसके रास्ते में आने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपने डैड पे ही हमला करने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें एक पल में
तुम्हें ही जान से मार डालूंगी। चैन भी अपना वेपन ला देता है और कहता है कि तुम्हें कोई भी हक नहीं बनता है कि तुम्हें दिए गए पावर का गलत यूज करो और तुम इस तरीके से लोगों को जान से मारो जो लोग तुमसे कमजोर हैं। स्वांसी कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने कौन है, लेकिन जो कोई भी मेरे साथ गलत करने की कोशिश करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी मैं तुम्हारी कोई बेटी नहीं हूँ जो तुम हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करते रहते हो। मैं एक फेरी हूँ और मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ। लेकिन चैन उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम फेरी हो या फिर कोई और, लेकिन तुम मेरी बेटी हो और मुझे तुम्हें अपने साथ रखना है और तुम्हें बुराई के रास्ते पे चलने से रोकना है। इस तरीके से इन दोनों के बीच में ही लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी उस गुंडे का बॉस लॉन्ग यहाँ पे आया होता है जो कि अपने साथ एक बड़ा सा रोबोट भी लाया होता है। जैसे ही वो गुंडा अपने बॉस को देखता है वो उसे जाकर सारी बातें बताने लगता है कि किस तरीके से इन लोगों ने मिलकर इनके सभी लोगों को जान से मार डाला। ये सुनकर लॉन्ग को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने रोबोट को कमांड देते हुए अपने लोग को ही पहले मार डालता है और उसके बाद वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर चैन उसे समझाता है और कहता है कि मैंने आपको पहले कहा कि मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, तो यहाँ पे तमाशा करने का क्या फायदा। लॉन्ग कहता है कि अगर तुमने ये बात मुझसे पहले कही होती तो मैं तुम्हें छोड़ देता, लेकिन तुमने इस तरीके से मेरी इंसल्ट की है, मेरे लोगों को मार कर मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, इसलिए मुझे अब तुम्हारी जान चाहिए। ऐसा कहते हुए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स आने लगते हैं जिसके अंदर से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स निकलते हैं और उन बॉडीगार्ड्स के साथ आई होती है सॉन्ग। सॉन्ग यहाँ पे जैसे ही आती है वो गुंडा उससे पहचान लेता है और कहता है कि सॉन्ग ग्रुप की फीमेल सीईओ यहाँ पे क्या कर रही है। सॉन्ग कहती है कि तुम मुझे जानती हो ना, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। ये सुनकर लॉन्ग कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि इन्होंने मेरा पैसा लिया है, ये मेरे पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। सॉन्ग कहती है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं और इन्होंने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं मदद चुकाने के लिए आई हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा तो ये लोग तुम्हारे फ्रेंड्स है, तो तुम भी एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते मुझे 100 मिलियन दे ही सकती हो। ये सुनकर सॉन्ग कहती है कि ठीक है, लेकिन चैन पैसे देने से मना करता है और कहता है कि लॉन्ग मैंने तुमसे पैसे लिए इसलिए मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा, तुम इनसे पैसे मत लो। लेकिन सॉन्ग उसे पैसे दे देती है और कहती है कि ये लो कार्ड और तुम अपना मुंह बंद करो और इस कार्ड को लेकर यहाँ से चले जाओ। लॉन्ग उस कार्ड को ले लेता है और फिर पीछे पलट जाता है। लेकिन जैसे ही इन लोगों की नजरें हटती है लॉन्ग अपने रोबोट को कमांड देता है और इसका सॉन्ग के बॉडीगार्ड्स की तरफ गोली चलाना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से सॉन्ग के सारे बॉडीगार्ड्स वहीं पे मर जाते हैं। ये देखकर सॉन्ग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे बॉडीगार्ड्स को जान से मारने की। तब लॉन्ग उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं एक गुंडा हूँ और मैं पैसों से ऊपर अपनी फैलाई हुई खौफ को रखता हूँ ताकि लोग मुझसे हमेशा डरे, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने मेरे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स को जान से मार डाला, इसलिए मैं इसे जाने नहीं दूंगी। इतना कहने के बाद वो अपने बॉडीगार्ड्स को इसमें हमला करने के लिए कह देता है। जैसे इसके बॉडीगार्ड्स इसकी तरफ हमला करते हैं स्वांसी आगे आ जाती है। ये देखकर चैन और सॉन्ग दोनों ही घबराने लगते हैं, लेकिन स्वांसी यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करती है और इन लोगों को एक नया रूप दिखाती है जिससे सभी लोग डरने लगते हैं और फिर वो लॉन्ग के वार को ही वापस से उसके बॉडीगार्ड्स की तरफ ही पलट देती है, जिस वजह से इसके सारे बॉडीगार्ड्स यहीं पे मर जाते हैं। फिर लॉन्ग अपने रोबोट को स्वांसी पे हमला करने के लिए कहता है। रोबोट उस पे हमला करने लगता है और दनादन कई सारी गोलियां चलाने लगता है, लेकिन स्वांसी सभी गोलियों से बच जाती है और फिर वो अपनी पूरी ताकत से एक पंच उस रोबोट पे मारती है और वो रोबोट हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर लॉन्ग डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्वांसी उसे पकड़ लेती है और कहती है कि इतनी भी जल्दी क्या है, मैंने सुना है कि तुम्हारा नाम ड्रैगन लॉन्ग है और इसलिए चलो आज तुम्हें ड्रैगन की सवारी करा देती हूँ। इतना कहने के बाद वो मैजिक से एक ड्रैगन लाती है जो कि लॉन्ग को अपने साथ हवा में ले जाकर गायब हो जाता है। इसके बाद सॉन्ग स्वांसी के पास आती है और कहती है कि तुमने अच्छा काम किया। ये सुनकर स्वांसी खुश हो जाती है और सॉन्ग से पूछती है कि आप तो पहले एक फूड स्टॉल चलाती थी, तो आप अचानक से इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई। तब सॉन्ग अपने बारे में सारी बातें बता देती है और फिर चैन स्वांसी से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन स्वांसी उसे इग्नोर कर रही होती है और जब चैन उसे बात करने के लिए दबाव देता है तब वो उसे गुस्सा होकर घर के अंदर चली जाती है। पीछे से सॉन्ग भी जाती है और इससे बात करती है। दोनों के बीच में कोई डील फाइनल होता है और इसके बाद स्वांसी घर से बाहर आ जाती है। तब चैन को भी रियलाइज हो चुका होता है कि वो गलत था, इसलिए वो स्वांसी से माफी मांगता है और तभी स्वांसी भी उसे अपने किए गए के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मैं आपके साथ बदतमीजी से बात करी थी, इसलिए मुझे माफ कर देना। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। तभी सॉन्ग को याद आता है कि उसे फैमिली डिनर पे जाना है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। पर जाने से पहले वो स्वांसी से कहती है कि हमारे बीच के डील को तुम भूल मत जाना। ये सुनकर चैन उसे पूछता है कि तुम दोनों के बीच में कौन सा डील हुआ है। तब स्वांसी बताती है कि सॉन्ग चाहती है कि हम और आप जाकर उसकी शादी को खराब कर दे, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी शादी एक ऐसे लड़के से करा रही हैं जिसे वो पसंद नहीं करती है और इसलिए वो चाहती है कि उसकी शादी में जाकर हम उसकी शादी को खराब करें। चैन कहता है कि मैं इस तरीके से किसी की भी शादी को बर्बाद私が